हेलो गाइस, आज हम संविधान की सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिए, क्योंकि दुनिया में संवैधानिक दर्जा अमेरिका ने ही पहले दिया था और 1789 में जब अमेरिका ने अपना संविधान बनाया तो फंडामेंटल राइट को पहली बार इंट्रोड्यूस अमेरिका ने की। 1789 में जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आया तब उसमें फंडामेंटल राइट दिए गए थे। वही भारत ने उन्हीं तर्ज पर क्या किया, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को अपनाया। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर थर्ड में, ठीक है गाइस, तो पार्ट नंबर थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स 22 थे पहले, और अभी के समय में ये 25 संविधान के भाग है, भाग या पार्ट। जो पहले जब संविधान लागू हुआ था तो कितने थे, तो 22 भाग थे। गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो संविधान में जो पार्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले पार्ट थे जैसे कि मान लो 22, तो अभी भी अगर नंबर आप देखोगे तो 22 तक ही होगा। उसमें जो नए पार्ट हैं वो मतलब कि जुड़े हैं, लेकिन वो उन्हीं के अंदर उपभाग बनाकर जोड़े गए हैं। जैसे 4A, 9AB, तो इस तरीके से जोड़े गए हैं। अभी भी संविधान में अगर आप नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पार्ट की संख्या लास्ट 22 होगी, लेकिन अगर हम वैसे काउंट करें जो उनके सेपरेट पार्ट बने हुए हैं तो 25। ठीक है गाइस, तो जो भाग नंबर 3 है जो हमारे मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है वो, उसे हम भारत के अधिकार का मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा कहते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि मैग्ना कार्टा पहली बार दुनिया में ब्रिटेन ने पेश किया था, और ब्रिटेन ने सबसे पहले जो मूल अधिकार थे उन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कभी स्थगित हो सकते हैं, तो गाइज जो कि आपको पता है कि 352 से लेकर 360 के बीच में भाग 18 में आपातकाल की स्थितियों का वर्णन किया गया। तो वहां पर 357 और 358 और 359 जो आर्टिकल हैं वो इस बात का व्याख्यान करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का स्थगन किया जा सकता है, और ये विधि हमने जर्मनी के संविधान से ली है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है। तो गाइज ये याद रखना आप। तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं और ये सरकार की शक्तियों को कम करते हैं। सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों की मतलब प्रभाव में या उसके, ठीक है, लोगों की किसी भी अधिकार में कमी आए। इसके लिए आप कोर्ट का शरण या न्याय के लिए कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और यदि संसद चाहे तो रिट जारी करने या फिर काफी सारे अधिकारों को लागू करने का अधिकार बाकी छोटे कोर्ट को भी दे सकती है, जो लोअर कोर्ट होते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। तो गाइस, जब हमारा मौलिक अधिकार पहली बार हमारे संविधान में लाए गए थे तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, और जो अभी वर्तमान में देखोगे तो 6 है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स में से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार, जो 300 के ए में है। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। तो जैसे कि मैंने बताया, तो ये आप याद रखना जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, अब 6 हैं, जो घटाकर कितने कर दिए गए, 6 कर दिए गए। तो कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया, तो 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जो 31 आर्टिकल में था, जो भी 300A में है। ठीक है गाइज, तो ये आपको याद रखना है। और जैसे कि हम इसी टॉपिक में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आगे हमारे कुछ, ठीक है, टॉपिक सुनना ध्यान से। हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट का जो उल्लेख है वो संविधान में 12 से लेके 35 आर्टिकल के बीच में, 12, 13, 33, 34 और 35, इनमें मूल अधिकारों के बारे में, ठीक है, मतलब इनमें कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इनमें उनके व्याख्यान और उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 12 में ये बताया गया है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। 13 बताता है कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। और अगर हम बात करें 33, 34, 35, तो वहां पर विशेष स्थिति में मौलिक अधिकार लागू नहीं होते, उनकी बात की गई। तो गाइस, सबसे पहले आप ये देखना कि अगर हम बात करें
तो सबसे पहला हमारा अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, और आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम हमारा 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये 23 से लेकर 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है 25 से 28 तक, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से लेकर 30, और लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो टोटल 6 हैं, और टोटल 6 में अगर हम देखें तो पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शैक्षिक शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार कह सकते हैं हम इन्हें। तो और लास्ट में आता है हमारा संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो गाइस हमें इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब देखना है कि ठीक है कि हमारे जो सबसे पहले हमारे जो राइट आते हैं वो है कौन सा राइट है हमारा, समानता का अधिकार। जैसे कि आपको पता है कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में है। तो 14 से लेके 18 हम सारे आर्टिकल पढ़ेंगे गाइस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आप सारे आर्टिकल याद रखना। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा है 14, विधि के समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर द लॉ, या कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों को एक समान कानून बनाएगा और एक ही समान कानून लागू होगा। पर यहां पर आपको ये याद रखने की बात है कि कुछ मामलों में विशेष धर्म और विशेष लोगों के लिए है ना, हमने विशेष कानून लागू किए हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 44 में जैसे कि कहा गया यूसीसी समान नागरिक संहिता, तो उसके तहत हम मानते हैं कि सभी पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। पर हम हमारी सरकार ने जरूरत के अनुसार क्या किया है कि हर एक धार्मिक समुदाय या हर एक समुदाय को मतलब विशिष्ट कानून के तहत क्या किया है, संचालित किया है। तो वैसे तो आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी व्यक्ति कानून की नजर में एक समान होंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई बड़े पद पर या बड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई एक सामान्य व्यक्ति। तो कानून के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि डाइसी का नियम है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ में आपको बात पता होगी कि कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, तो कानून के अकॉर्डिंग शासन चलता है। ऐसे आर्टिकल 15 अगर हम देखेंगे तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, पहले रिलीजन, फिर कास्ट, रेस और जेंडर और बर्थ प्लेस, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, निषेध है। यानी कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, जिससे नागरिक का जीवन प्रभावित होता हो। तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी मनुष्य के साथ, ठीक है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। गाइज जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो बड़े विवाद होते हैं, लेकिन आरक्षित आरक्षण करना या आरक्षण देना एक एफर्मेटिव एक्शन का पार्ट है कि समाज में जिन तबकों को या जिस वर्ग को बहुत ज्यादा मतलब बैकवर्ड रखा गया, अगर उसको अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए एफर्मेटिव एक्शन मैंडेटरी हो जाता है, और ये जरूरी भी है, ठीक है गाइज। तो आर्टिकल 15 और 16 में ही आरक्षण का जिक्र है। अगर हम इसके सब क्लॉज पढ़ेंगे या क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 15A मतलब 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, इनमें हमारा बताया गया कि किस तरीके से किन किन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। राज्य अगर समानता लाने के लिए कुछ समुदाय को या कुछ वर्ग को विशेष प्रावधान करना चाहे तो उसे भेदभाव की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो गाइस ये 15 आर्टिकल और 16 आर्टिकल दोनों एक तरीके से आपस में कनेक्ट है। तो इसमें लिखा हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद यानी कि कोई भी सरकारी जॉब या कोई भी एक नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को बराबर का मौका मिलेगा, उस व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, इन्हीं आधारों पर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया है कि रिजर्वेशन की बात हुई है, तो रिजर्वेशन दोनों ही जगह एग्जिस्ट करता है, और राज्य इस बात की पुष्टि करता है कि अगर कोई राज्य किसी पिछड़े वर्ग या फिर किसी, ठीक है, पिछड़े तबके के लिए उसके मतलब उसकी बढ़ोतरी के लिए या उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई कार्य करना चाहता है तो उसे भेदभाव की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, और वो आर्टिकल 15 और 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर अगर हम देखें तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत,
या छुआछूत का अंत, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। गाइज, अस्पृश्यता की बात करें तो एकमात्र यही आर्टिकल है जिसका कोई अपवाद नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन होना ही चाहिए, ये सभी ने माना है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि 1989 में एट्रोसिटी एक्ट लाया गया, एट्रोसिटी एक्ट, जिन्हें आमतौर पे हरिजन एक्ट लोग कहते हैं और एससी और एसटी एक्ट भी कहते हैं। तो 1989 में ये लाया गया, ठीक है गाइस। तो अस्पृश्यता का अंत होना ही चाहिए, ये सभी मानते हैं, हम सभी लोग। तो आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए किसी भी आधार पर। और आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों के अंत की बात हो रही है। उपाधियों का अंत की बात यहाँ पर अगर हम करें तो सेना विधा संबंधी सम्मान के सिवाय, यानी कि अगर मान लेते हैं आप मिलिट्री में हो और आपको कोई सम्मान दिया जा रहा है या कोई, ठीक है, कोई भी एक सम्मान मिल रहा है जो राज्य प्रदान करता है, तो वो उपाधि नहीं मानी जाएगी। और इस तरीके की उपाधियों का आपके साथ कोई, मतलब उपाधि का अंत होना ही चाहिए अगर कोई इन दोनों उपाधियों के अलावा कोई उपाधि लेता है तो राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। देखो यहाँ पर ये लाइन सुनना, मैं बताना भूल गया। यदि मान लेते हैं कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करता है या किसी अन्य देश से उपाधि स्वीकार करता है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की आज्ञा लेना जरूरी है, ठीक है गाइस। तो ये बात आप याद रखना कि आज्ञा लेना मैंडेटरी है और ये जरूरी भी है, ठीक है गाइस। तो आप थोड़ा सा ये याद रखना। अगर हम बात करें आगे टॉपिक की तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि जो नॉर्मली अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो स्वतंत्रता का अधिकार या फिर हम कहें कि स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम, अगर हम इसकी बात करें तो गाइस थोड़ा सा इसके बारे में सुनना। ये 19 से लेके 22 तक है। और अगर हम इनकी बात करें तो आर्टिकल 19, जैसे कि हम बात करते हैं कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब 6 है। देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत ये सारी स्वतंत्रताएं आती हैं, ये 19 में आती है, आर्टिकल 19 में। और क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी था, और फिर जी है, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है। अगर एक ही बात करें तो राइट टू स्पीच, मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता कह सकते हैं मैंने, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य अपने विचार रख सकता है और उसके विचारों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वो देश हित के लिए या देश हित के विरुद्ध विरुद्ध ना हो। अगर मान लेते हैं कोई ऐसे भाषण या स्पीच देता है जो देश के विरुद्ध है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के भाषणों पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19 की बात करें, 19 बी की बात करें, हमने बी की बात करें तो शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हो आप कहीं भी, जैसे कि मानते हैं हम सभा करना और ये सब। तो अगर आपको शांतिपूर्ण इकट्ठा होना है तो आप इकट्ठे हो सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 19 सी, यानी कि 19 का क्लॉज सी, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऐसा माना जाता है कि पूरे संविधान में कहीं भी पार्टी बनाने का जिक्र नहीं है, लेकिन 19 का जो सी क्लॉज सी है, उसी में ये बताया जाता है कि सब क्लॉज सी है। तो उसी में बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपना एक ग्रुप बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, संघ बना सकते हो। 19 के डी में अगर हम बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आप, मतलब भारत में कहीं भी आवागमन कर सकते हो। और 19 का ई बताता है कहीं भी बस सकते हो, रह सकते हो। पहले इसका अपवाद जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से भी अपवाद क्या हो गया, खत्म हो गया गाइस। तो ये याद रखना। 19 का जी बताता है कि कोई भी पेशा या जॉब आप क्या कर सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये हमने समझा भी। तो गाइस आगे सुनना, आगे कंटिन्यू हम करते हैं। अगर हम बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के तहत आती है, 19 के ए में। और चूंकि आपको याद होगा कि आर्टिकल 20, 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधीन आता है। तो आप देखो यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लेते हैं आप पर कोई अपराध का मुकदमा चल रहा है और तब भी आपके कुछ अधिकार होंगे, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी अगर व्यक्ति अपराधी है। तो मतलब मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध की सजा है 2 साल, तो 2 साल ही उसे सजा मिलेगी, 2 साल से ज्यादा नहीं दिया जा सकती। क्योंकि दिया जा सकता, क्योंकि
कानून में जो लिखा है वही सर्वोपरि है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ जो कहता है कि कानून में जो व्याख्यान है उन्हीं के अनुसार न्याय होगा और कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो अपराध करने के समय जो कानून था उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और कोई सी भी तारीख ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी को कोई अपराध हुआ और उस अपराध की सजा मान लेते हैं 6 माह है या 6 माह या 6 मंथ्स है। तो ये याद रखना गाइस, 6 मंथ्स है। और मान लेते हैं कि व्यक्ति पर ट्रायल चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा है अभी। तो कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि सरकार को लगता है कि उस कानून या जब जो अपराध हुआ है, ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार क्या करती है कि संसद में ऐसे कानून बना देती है और सजा को बढ़ाकर 2 साल कर देती है। तो गाइस ये बात आपको याद रखनी है कि सजा बढ़ने के साथ जो व्यक्ति जिस तारीख को अपराध करेगा उसके अनुसार जो कानून था उसके अनुसार सजा मिलेगी, ना कि बदले हुए कानून के अनुसार। तो यहाँ यही बात बोली गई है, ये याद रखना आप, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो दोषारोपण कहते हैं हम इसे, आत्म दोषारोपण, ठीक है गाइस। तो किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो खुद के विरुद्ध क्या करे, गवाही दे या सैंपल दे या फिर कोई हो। हाँ, यदि अगर मान लेते हैं कि कोई जघन्य अपराध हुआ है और वो व्यक्ति, ठीक है, नमूने देने से या सैंपल देने से मना करता है, तो तब ऐसा किया जा सकता है कि उसके सैंपल कलेक्ट किए जाए, ठीक है, और इसे इस कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो अनुच्छेद 21 की बात करें, अब अगला हमारा फंडामेंटल राइट का अगला हिस्सा ही, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्यान के अनुसार कई और सारी बातें जोड़ी गई, जो जैसे इंटरनेट पाने का अधिकार है, जैसे निद्रा का अधिकार है, और जैसे कि मान लेते हैं गोपनीयता का अधिकार है, निजता का अधिकार है। तो ये सभी 21 में आते हैं। तो गाइस आप ये याद रखना कि जितने भी आपको बताए गए ये सारे क्या हैं, ये इसी के हिस्से में आते हैं 21 में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आता है 21 का ए, 21 का ए, ठीक है गाइस, किसकी बात हो रही है, 21 के ए की। तो 21 के ए में अगर हम बात करें तो 6 से 14 साल तक इसे बोलते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है, और ये 86 अमेंडमेंट 2002 को जोड़ा गया। तो गाइस याद रखना। इसी तरीके से हम आर्टिकल 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की जा सकती है। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जहां पर व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसे हम निवारक नजरबंदी कहते हैं, निवारक नजरबंदी, ठीक है गाइस। ये तब किया जाता है जब हमारे देश की, ठीक है, सुरक्षा को खतरा हो, तब हम ऐसे कानूनों को जारी करते हैं या फिर लागू करते हैं, ठीक है। तो हिरासत में लेने के कारण बताना होगा लेकिन हमें, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और उसे अपने पसंद के वकील करने की अनुमति होगी। लेकिन निवारक नजरबंदी में ये सारी बातें क्या हो जाती हैं, स्थगित। अभी हाल ही में बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में निवारक नजरबंदी जैसे कानूनों को खत्म कर दिया गया। तो आर्टिकल 22 में जो खंड है 3, 4, 5 और 6, वो बताते हैं कि उसी समय प्रावधान किए जा सकते हैं कि व्यक्ति देश हित के लिए कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो मतलब आने वाले समय में देश को नुकसान पहुंचा सकते। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, व्यक्ति को गिरफ्तारी की जा सकती है यदि वो देश हित के विरुद्ध हो। ठीक है गाइस, तो आपको ये अभी तक मैंने बताया, तो आगे हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से। तो गाइस आगे याद रखना, जैसे कि शायद हमने ये वाला भी, हाँ, देखो यहाँ पर मैं ये पॉइंट बता देता हूँ, कहीं आप सोचोगे कि ये हमने क्यों स्किप किया। जब निवारक नजरबंदी के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो शक के आधार पर किया जाता है। मान लेते हैं कोई घटना हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, तो उसमें शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक जेल में रख सकते हैं और फिर सलाहकार बोर्ड के सामने पेश करेंगे हम उसे। यदि गिरफ्तारी का तरीका अगर सही है तो उस पे आगे चल के केस होगा, और नहीं तो उसे यथाशीघ्र क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निरुद्ध व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है।
यानी कि जो एविडेंसेस या जो बातें छुपानी है वो छुपाई जाएंगी। निरुद्ध व्यक्तियों को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिए जाने चाहिए। हालांकि जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो देश में जब आपातकाल लगा तो एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार एनसीईआरटी में ये कहा गया कि जब निवारक नजरबंदी के तहत पहली बार आपातकाल आंतरिक आपातकाल जब लगा था, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लगाया गया, तो उस आंतरिक आपातकाल में निवारक नजरबंदी का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर वही कानून लिखे गए हैं, निवारक निरोध कानून। और जैसे कि आपको मैंने बता दिया, इसी तरीके के और भी कानून है, जैसे मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे ये विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए एक्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये तो आज भी वर्तमान में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से ये है टाडा, जैसे कि आपको पता ही है कि टाडा किसके विरुद्ध लगा था। ठीक है गाइस, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। एंड अगली अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।